हमने इंडिया में किसी भी पार्टी को नेशनल पार्टी या स्टेट पार्टी का दर्जा हासिल करना है तो उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो भी हमने कर लिया था। उसके साथ साथ इंडिया में पार्टी सिस्टम का क्या नेचर है या क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो भी हो गया था। अब हम डिफाइन करेंगे इंडिया की जो नेशनल पार्टीज है, 8 नेशनल पार्टीज है रिसेंटली। अब तो वन बाय वन उन पार्टीज की डिस्क्रिप्शन या नेशनल पार्टीज जो है इंडिया की वो क्या डिफाइन करती है। तो फर्स्ट नेशनल पार्टी हम डिस्कस करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। कांग्रेस पार्टी को डिस्कस करेंगे हम सबसे पहले। तो कांग्रेस पार्टी, बेटा ये म्यूट करो, मुझे वन बाय वन फिर करना पड़ेगा, फिर स्क्रीन शेयर जब कर देती हूँ तो म्यूट ऑल नहीं शो होता है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस पहले भी बताया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना ये एस्टेब्लिश कब हुई थी? ये 1885 को, 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में की गई थी 3 व्यक्तियों के सहयोग से। एओ हयूम, दादा भाई नारोजी और दिनसा वाचा के द्वारा, इन तीनों ने इनका संगठन किया था। और इस पॉलिटिकल पार्टी को लेके 3 एस्पेक्ट्स निहित होते हैं कि जब इसकी फॉर्मेशन की गई कि फर्स्ट पार्ट, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। फर्स्ट पार्ट इस पॉलिटिकल पार्टी का था 1885 से लेके 1904 तक। तो ये पार्टी एक प्रेशर ग्रुप के रूप में काम करती थी। फिर 1905 से लेके 1917 तक इस पार्टी ने एक कॉन्फ्रेंस या सेमिनार के रूप में वर्क किया। कॉन्फ्रेंस सेमिनार मीन्स यहाँ पर सभी दल, क्योंकि उस टाइम पे कोई अलग से दल नहीं था इंडिया में, कोई पॉलिटिकल पार्टी तरह कोई डेफिनेशन नहीं थी, सब मिलकर यहाँ पे अपना विचार विमर्श करते थे, स्वतंत्रता के लिए प्रयास या नीति निर्माण करते थे। फिर थर्ड फेज इसकी आती है इंडिपेंडेंसी के बिफोर 1917 से लेके 1947, जब इसने मास मूवमेंट, जन आंदोलन का रूप ले लिया था। तो स्वतंत्रता से पहले बिफोर इंडिपेंडेंसी इंडियन नेशनल कांग्रेस को 3 एस्पेक्ट्स या 3 फेजेस में डिफाइन किया जाता है। फर्स्ट फेज थी इसकी एज ए प्रेशर ग्रुप की। जब एओ हयूम ने इसका गठन किया था तो अवधारणा ही यही थी कि अंग्रेजों के ऊपर प्रेशर बनाना है अपनी पॉलिसीज की। उसने भी ये अवधारणा नहीं दी आजादी के लिए, अपनी भारतीयों की जीने की व्यवस्था में कुछ सामाजिक राजनीतिक सुधारों के लिए प्रेशर बनाना। फिर इस पार्टी ने, फिर इसमें ज्यादा हिंदू और मुस्लिम जब इंक्लूड हो गए थे, नरमपंथी गरमपंथी इंक्लूड हो गए थे, तो एज ए कॉन्फ्रेंस या एज ए सेमिनार, संगोष्ठी स्थल के रूप में ये काम करने लगी थी ये पार्टी। और फिर इस पार्टी ने एक संगोष्ठी स्थल से रूप ले लिया था, जन आंदोलन का, मास मूवमेंट का रूप ले लिया था, जिससे कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम में इसने सक्रिय योगदान किया। लेकिन बिफोर इंडिपेंडेंसी भी अगर बात करें तो 1907 में इसमें विभाजन हुआ था, जब नरमपंथी और गरमपंथियों की विचारधारा या फिर सूरत अधिवेशन में अध्यक्ष पद को लेकर इसका विभाजन हुआ था। लेकिन बाद में नरमपंथी और गरमपंथी 1918 के अधिवेशन में एक हो गए। लेकिन हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग इसको पढ़ रहे हैं एज ए पॉलिटिकल पार्टी, एज ए नेशनल पार्टी ऑफ इंडिया। तो एज ए नेशनल पार्टी ऑफ इंडिया में हम इसकी सिर्फ पास्ट की स्थापना को करेंगे और उसके बाद आजादी के बाद ये एज ए पॉलिटिकल पार्टी कैसे एस्टेब्लिश रही है, इसने कितने टाइम ड्यूरेशन में रूल किया है, इंडियन गवर्नमेंट की फॉर्मेशन भी है। तो सबसे पहले इलेक्शन हुआ था 1952 में। तो 1952 का जो इलेक्शन हुआ था, स्टेट और सेंटर इकट्ठा ही हुआ था। तो सारी की सारी सीटों पे जीत किसकी हुई थी? कांग्रेस की जीत हुई थी। पहली बार 1957 में जो सेकंड इलेक्शन हुआ था, उस इलेक्शन में केरला स्टेट में फर्स्ट टाइम कम्युनिस्ट पार्टी विनिंग हुई थी। कि पहली बार ऐसा हुआ था, सेंटर में भी कांग्रेस थी, बाकी सारी स्टेट्स में भी कांग्रेस थी। 1957 में केरला में सीपीआई जो 1924 में बनी थी ना, नेशनल पार्टी है, भारतीय साम्यवादी दल, उसकी सरकार बनी थी। लेकिन वो सरकार ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाई थी। 1959 में कि 2 ही साल में वहां पर संवैधानिक समर्थन का देके आर्टिकल 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया था और वहां के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया था दोबारा से चुनाव।
लेकिन अगर एक छत्र राज की बात करें कि कांग्रेस ने भारतीय राजनीति में एक छत्र राज किया है, तो वो किया है 1967 तक, क्योंकि 67 के इलेक्शन में 9 स्टेट्स में, सेंटर में नहीं, स्टेट्स में गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, जिसमें कई जगह कम्युनिस्ट की बनी थी, कई रीजनल पार्टी जैसे तेलुगु देशम पार्टी इस तरह की बनी थी, या फिर जनता पार्टी की सरकार बनी। लेकिन 1969 में इसी ओपिनियंस को लेके कांग्रेस का विभाजन हो गया था। अब मैंने पहले आपको एक वर्ड बताया था बेटा, कांग्रेस आई और कांग्रेस हो, वो कांग्रेस आई नहीं थी, कांग्रेस आई बाद में आई है। 1969 का जो विभाजन हुआ था कांग्रेस में, उसमें 2 कांग्रेस की फॉर्मेशन आई थी, कांग्रेस आर और कांग्रेस ओ। और ये विभाजन मैं बता चुकी हूँ बहुत बार आपको, कब हुआ था, जब वीवी गिरी राष्ट्रपति बनाए गए थे, उसी अवधारणा पे ये हुआ था कि कांग्रेस का जो अध्यक्ष था उस टाइम कामराज था, उन्होंने कांग्रेस की तरफ से राष्ट्रपति पद के लिए नीलम संजीव रेड्डी को उतारा था। उस टाइम प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, लेकिन इंदिरा गांधी ने ये नारा दिया था कि अपनी अंतर मन की आवाज सुनो, और निर्दलीय उम्मीदवार वीवी गिरी का समर्थन किया गया था इंदिरा गांधी और उसके समर्थक नेताओं के द्वारा। और वीवी गिरी, ऐसा पहली बार हुआ था एक निर्दलीय उम्मीदवार राष्ट्रपति बन गए थे, कि कांग्रेस पार्टी ने जो अपना उम्मीदवार उतारा था उसके विरोध में। तो इसीलिए कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता थे उन्होंने अपना अपमान समझा एक तरह से, इंदिरा गांधी की एक तरह से डिक्टेटरशिप मानी, और कांग्रेस का विभाजन हो गया 1969 में, कांग्रेस आर और कांग्रेस ओ। जो कांग्रेस आर थी, कांग्रेस रिक्विस्टेंस, ये थी इंदिरा गांधी के द्वारा नेतृत्व या इंदिरा गांधी के द्वारा प्रशासित कांग्रेस। और कांग्रेस ओ थी जिसमें वरिष्ठ सदस्य थे कामराज और मोरारजी देसाई। और यही मोरारजी देसाई फिर सेंटर में पहली गैर कांग्रेसी सरकार आई थी जब जनता पार्टी की, तो उस जनता पार्टी में 5 पार्टियों का योगदान था। तो मोरारजी देसाई, ये कांग्रेस ओ संगठन उनके साथ शामिल हो गया था, और मोरारजी देसाई को पहला गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री होने का दर्जा प्राप्त हुआ। फिर 1969 में विभाजन हो गया, 1971 के इलेक्शन हुए, उस इलेक्शन में भी कांग्रेस को भारी समर्थन मिला। फिर 71 के बाद 1975 में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी थी, आंतरिक आपातकाल। उसी आपातकाल के विरोध में बहुत सारे आंदोलन अनशन हुए, जिसके फलस्वरूप 1977 का जो इलेक्शन हुआ, आम चुनाव मतलब जनरल असेंबली का, हमारा पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ, तो उसमें कांग्रेस की हार हुई और मोरारजी देसाई पहली बार 5 दलों के गठन की जनता पार्टी की सरकार बनी, मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री बनाया। तब एक व्यक्ति थे देवराज अरस, जो इंदिरा गांधी के साथ शामिल थे और 1972 में कर्नाटक के सीएम बने थे। 2 टर्म में वो कर्नाटक के सीएम रहे थे, 1972 से लेके 77 तक, और फिर 1978 से लेके 1980 तक। लेकिन ये देवराज अरस 1978 में कांग्रेस ओ या जनता पार्टी के जो नेता थे, जिसको बाद में बोला जाता है भारतीय जनता पार्टी, ब्रह्मानंद रेड्डी के समर्थन में आए और इन्होंने जनता पार्टी को अपना समर्थन दिया। ये इंदिरा गांधी के बहुत बड़े सहायक थे। तो इन्होंने जब जनता पार्टी को अपना समर्थन देने की सोची, तो कांग्रेस में एक अनौपचारिक विभाजन फिर से हो गया। क्योंकि अनौपचारिक विभाजन कैसे था, क्योंकि देवराज अरस ने अलग से कांग्रेस यू बनाई, लेकिन उस यू का अस्तित्व खत्म करके वो जनता पार्टी में ही शामिल हो गए थे, तो कांग्रेस यू नहीं देखने को मिलती। तो तब जो 1978 में विभाजन हुआ, तब कांग्रेस आई और कांग्रेस यू बने। कांग्रेस आई का नेतृत्व इंदिरा गांधी का। लेकिन 77 के इलेक्शन के बाद जो सरकार बनी वो भी ज्यादा दिनों तक नहीं चली। 1980 में दोबारा से इलेक्शन हुए और 80 के इलेक्शन में दोबारा से इंदिरा गांधी की जीत हुई। उसके बाद 1984 में रूलिंग पीरियड के ही दौरान इंदिरा गांधी का मर्डर कर दिया गया था। तो 84 में इलेक्शन हुए, 84 के इलेक्शन में एज एसएमपी राजीव गांधी की कांग्रेसी सरकार आई। लेकिन 84 में जो समर्थन था वो समर्थन पिछले समर्थन से भी बहुत ज्यादा था, कि एज ए संपत्ति जो समर्थन मिला था। लेकिन वो भी लंबे टाइम तक नहीं कर सके, क्योंकि अगला इलेक्शन जो 1991 में आया था,
एक बात कई बार आती है कि किस प्रधानमंत्री की हत्या उसके शासनकाल के दौरान, तो लाल बहादुर शास्त्री की भी डेथ शासनकाल के दौरान हुई थी और इंदिरा गांधी की भी। राजीव गांधी की उसके शासन के काल के दौरान नहीं हुई थी हत्या, या उनकी डेथ नहीं हुई थी, क्योंकि उनकी डेथ हुई थी जब उनका शासन कार्य पूरा हो चुका था और वो चुनाव प्रचार कर रहे थे, मीन्स नेक्स्ट इलेक्शन चल रहे थे, उनका शासनकाल पूरा हो चुका, तो उनकी डेथ हो गई थी। तो कांग्रेस ने नया अध्यक्ष पद उतारा या नए प्रधानमंत्री उतारा, पीवी नरसिम्हा राव, और पीवी नरसिम्हा राव को भी बहुत बड़ा जन समर्थन मिला, कांग्रेस की सरकार हुई। तो अब तक 1991 के इलेक्शन तक, मींस 1996 तक एक ही बार ऐसा हुआ था जब गैर कांग्रेसी सरकार आई थी 1977 में, लेकिन वो सरकार भी पूरा कार्यकाल नहीं कर पाई। लेकिन फिर 1996 के चुनाव से कांग्रेस का जो एक छत्र राज था इंडियन पॉलिटिक्स पे, वो खत्म होना शुरू हो गया और 1996 में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। और 1996 से पहले का जो फेज था इंडियन पॉलिटिक्स में, उसको लेके 3 थिंकर्स ने बात की थी। फर्स्ट थिंकर जो इंडियन पॉलिटिक्स को लेके जिन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी है और जिनको पाइनर थिंकर्स माना जाता है इंडियन पॉलिटिक्स का, रजनी कोठारी, उन्होंने कहा था एक दल प्रधानता का युग, और ये डेफिनेशन उन्होंने दी थी इंदिरा गांधी के शासन के दौरान, कि इंडिया में सिर्फ नाम का मल्टी पार्टी सिस्टम है, बहुदल प्रणाली है सिर्फ, लेकिन इंडिया में प्रधानता तो एक ही दल की है। इसी तरह की डेफिनेशन जोया हसन ने दी थी कांग्रेस सिस्टम। ये मैं आप लोगों को क्यों बता रही हूँ, क्योंकि कई बार क्वेश्चन ही ऐसे पूछ लिया जाता है कि भारतीय राजनीति एक दल प्रधानता का युग है, रजनी कोठारी के अनुसार परिभाषित कीजिए, तो आपको उस क्वेश्चन में कांग्रेस पार्टी ही डिफाइन करनी है। नेक्स्ट, जोया हसन ने कहा था कांग्रेस सिस्टम, या क्वेश्चन आ जाए डिफाइन कांग्रेस सिस्टम बाय जोया हसन, जोया हसन के द्वारा कांग्रेस सिस्टम को डिफाइन कीजिए, तो उसमें आपको कांग्रेस ही डिफाइन करनी है, ये नहीं कंफ्यूज होकर बैठ जाओ कि जोया हसन की कांग्रेस सिस्टम कौन सा था। और इसी तरह से पामर ने कहा था अम्ब्रेला यूनियन, छाता संगठन। छाता संगठन किस लिए कहा था कि कांग्रेस एक इतना बड़ा छाता है, उस छाते के अंदर ही सारी राजनीति इंडिया की समाहित हो जाती है। तो 1996 में पहली बार ऐसी की कांग्रेस की हार हुई थी, और 1998 में फिर दोबारा से कांग्रेस ने केंद्र में इंद्र कुमार गुजराल के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार बनाई, क्योंकि 1996 के बाद कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाया था, तो 1998 में उन्होंने गठबंधन की सरकार बनाई। उसके बाद 2004 में आई थी कांग्रेस की सरकार, क्योंकि 1998 के बाद उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई थी, बीजेपी की सरकार आई थी, तो 2004 में फिर कांग्रेस की सरकार आई थी। लेकिन उस कांग्रेस की सरकार में डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे प्रधानमंत्री थे, लेकिन वो भी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं थी, यूपीए की सरकार थी, यूनियन प्रोग्रेसिव लाइंस की सरकार थी, कि गठबंधन की सरकार थी। इसी तरह से 2009 के इलेक्शन में फिर कांग्रेस की जीत हुई, उसमें भी उसको 2004 के कंपैरिजन ज्यादा सीटें मिली, लेकिन वो भी गठबंधन की ही मिली जुली सरकार थी। और उसके बाद 2014 के इलेक्शन में, जिसमें कांग्रेस को बहुत ही कम सीटें मिली थी, 44 सीटें मिली थी सिर्फ, और उसका जो गठबंधन था यूनियन प्रोग्रेसिव अलायंस, उसको 58 सीटें मिली थी। उसके बाद 17वीं लोकसभा के 2019 में इलेक्शन हुए, उस 19 के इलेक्शन में उसे 16वीं लोकसभा से भी कम सीटें मिली थी। अब इसमें देखो ये सारी ना स्टेट की भी दी हुई है कुछ डिस्क्रिप्शंस कि स्टेट वाइज सीटें, तो ये तुम्हें याद करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ना तो इतनी याद रहेंगी, याद ही नहीं रहेंगी। सिर्फ ये कि 16वीं लोकसभा में कितनी सीटें मिलती, उसके बाद 17वीं लोकसभा में। स्टेट को सिर्फ आपको ये डिफाइन करना है कि रिसेंटली वर्तमान में कितने स्टेट्स में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, और नीचे ये डेटा दिया हुआ है पूरा का पूरा 1952 के इलेक्शन से लेकर 2019 के इलेक्शन में। इसको मेजरली आपको कौन सा डेटा याद रखना है,
फर्स्ट इलेक्शन से देखो सीटें इंक्रीज हो रही है। उसके बाद फर्स्ट के बाद आपको याद करना है 1977 का, क्योंकि 1977 में 542 सीटों में से उसे सिर्फ 154 सीटें मिली थी, जब पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी 1977 में। उसके बाद गैर कांग्रेसी में आते हैं 1998, 96 के फेज से लेके, और रिसेंटली 16वीं और 17वीं लोकसभा का याद करना है आपको। 2014 में कितनी सीटें मिली और 2019 में कितनी सीटें। आपको स्टेट वाइज सीटें नहीं रटनी है। स्टेट वाइज तो सिर्फ अगर आपको लेटेस्ट डेटा अगर ऐड करना है तो सिर्फ ये मेंशन करना है कि केंद्र के साथ साथ वर्तमान में राज्यों में भी कांग्रेस की स्थिति कैसी है। तो राज्यों में कि कुछ स्टेट्स जहां लगातार कांग्रेस की सरकार बन रही, जैसे हरियाणा में बन रही थी, पहली बार बीजेपी की सरकार बनी है हरियाणा, लास्ट टाइम जो बनी थी, अब उसकी सेकंड टर्म चल रही है। तो रिसेंटली कितनी स्टेट्स में कांग्रेस की सरकार है, और ये स्थिति क्या दर्शाती है कि जो एक छात्र संगठन जिसको बोला जाता था, या एक दल प्रधानता का युग जिसको बोला जाता था, वो अब समाप्त होता दिखाई दे रहा है। जो पॉलिटिकल पार्टी एक प्रेशर ग्रुप के रूप में आजादी से पहले ही बनी थी, जिसने हमें आजादी दिलाने में भी योगदान दिया था, वो पॉलिटिकल पार्टी किन रीजन से, किन कारणों से आज बिल्कुल गठबंधन सरकार बनाने के लिए मजबूर है, या स्टेट्स में भी उनकी सरकार नहीं बन पा रही। अब हम करते हैं पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स ऑफ कांग्रेस। ये पॉलिसीज और प्रोग्राम्स क्या होते हैं कि यहाँ पे जो डिस्क्राइब किए गए हैं ना, वो पॉलिसीज और प्रोग्राम्स हैं कि हर पॉलिटिकल पार्टी जब इलेक्शन लड़ती है ना, तो हर इलेक्शन से पहले अपना मैनिफेस्टो रिलीज करती है, कि घोषणा पत्र प्रकाशित करती है, और उस घोषणा पत्र में वो सारे वादे, नियम, कायदे, कानून या कामों को डिस्क्राइब किया जाता है कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम क्या क्या करेंगे। तो फर्स्ट है रिगार्डिंग आर्टिकल 370 की। 370 आर्टिकल से क्या कहा गया है, इससे संबंधित कि कांग्रेस ने अपनी घोषणा पत्र में, अपनी मैनिफेस्टो में कहा कि अगर हमारी सरकार बनती है, अगर हम रूलिंग पार्टी बनते हैं, तो हम आर्टिकल 370 को हाथ नहीं लगाएंगे। इसको जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला हुआ है वो एज इट इज रहेगा। खत्म हो गया है, बीजेपी की सरकार ने आर्टिकल 370 खत्म कर दिया है, क्योंकि उसके मैनिफेस्टो में था कि वो आर्टिकल 370 को खत्म करेंगे। लेकिन कांग्रेस की क्या अवधारणा थी, क्योंकि कांग्रेस के ही प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही जम्मू कश्मीर को यह दर्जा प्रदान किया था आर्टिकल 370 के अंतर्गत। तो कांग्रेस उसी परिपाटी पे चल रही थी। उन्होंने कहा था कि वो आर्टिकल 370 की कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, संवैधानिक स्थिति को नहीं बदलेंगे, सिर्फ क्या कोशिश करेंगे, जम्मू कश्मीर में पुलिस को ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे, वहां से आर्मी और सीआरपीएफ को कम करेंगे, कि वहां की पुलिस को ही पावरफुल बनाएंगे। और एक जम्मू कश्मीर में मोस्टली अफसपा लगा होता है। अफसपा क्या होता है, ऑल आर्मी स्पेशल एक्ट, कि वहां एक आर्मी का स्पेशल एक्ट लगा होता है जिसको अफसपा बोलते हैं, जो 1958 के अकॉर्डिंग वहां सबसे पहले लगाया गया था, जिसके अंतर्गत बहुत स्ट्रिक्ट आर्मी रूल होता है। और ये अफसपा सबसे पहले हमारे जो ईस्ट कंट्री था ना, असम, नागालैंड, मिजोरम, वहां लगाया गया था, उसके बाद जम्मू में लगा, कि अफसपा के अंतर्गत नागरिकों को जो कर्फ्यू की ज्यादा, वहां कर्फ्यू मोस्टली लगा रहता है, उस तरह की सारी घटनाओं को स्थगित किया जाएगा। तो इन शॉर्ट कांग्रेस के मैनिफेस्टो में क्या था कि वो आर्टिकल 370 को नहीं हटाएंगे, बिल्कुल कश्मीर में स्थिति को बेहतर करेंगे इसे बगैर। नेक्स्ट बात की गई है एम्प्लॉयमेंट की, कि एम्प्लॉयमेंट का क्या प्रॉमिस किया गया था कि 2020 तक सारी की सारी गवर्नमेंट जो वैकेंसीज है उनको कंप्लीट कर दिया जाएगा। 10 लाख के अप्रोक्सीमेट यूथ को रोजगार प्रदान किए जाएंगे, और 3 साल के अंदर अंदर इंडिया को एक बिजनेस हब बनाया जाएगा। और जितनी भी गवर्नमेंट वैकेंसीज जो निकलती हैं, उसके लिए हम कोई भी फॉर्म भरते हैं तो फीस पे करते हैं ना, वो फीस समाप्त कर दी जाएगी गवर्नमेंट वैकेंसीज के लिए।
नेक्स्ट ये थी एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड उनकी मैनिफेस्टो में डिस्क्रिप्शन। फिर है एग्रीकल्चर और पीजेंट्स, कि किसान और कृषि के लिए क्या कहा था। तो किसान और कृषि के लिए उन्होंने कहा था कि जैसे रेलवे का एक अलग से बजट होता है जो 1921 से अलग होता जा रहा था, लास्ट टाइम वो इकट्ठा कर दिया, इसी तरह से कृषि का भी अलग से बजट होगा जिसमें कृषि का जितना भी डेप्ट है, कर्ज है, उसको माफ किया जाएगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग को ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन दिया जाएगा और किसानों के ऊपर जितने भी क्रिमिनल केसेस हैं उनको क्रिमिनल केसेस ना मान के सिविल केसेस की कैटेगरी में रखा जाएगा। सिविल केसेस और क्रिमिनल केसेस में क्या डिफरेंस होता है? क्रिमिनल केसेस में स्ट्रॉन्ग धाराएं लगती हैं जिनकी जो सजा होती है वो या तो बगैर पैरोल होती है या आजीवन फांसी इस तरह की होती है। सिविल केसेस में क्या होता है, केस चलता रहता है लेकिन उस व्यक्ति को जमानत पे रिहा कर दिया जाता है। नेक्स्ट है मनरेगा। मनरेगा की योजना के तहत क्या अब तक मनरेगा में क्या है, 100 दिन का रोजगार, कि प्रत्येक व्यक्ति को 100 दिन का रोजगार जरूर मिलेगा। तो कांग्रेस ने क्या कहा था कि वो मनरेगा में ये जो एम्प्लॉयमेंट गारंटी है इसको 100 डेज से इंक्रीज करके 150 डेज तक करेंगे और इसी मनरेगा के तहत गांवों में स्कूल, लाइब्रेरीज या स्पोर्ट्स ग्राउंड बनाए जाएंगे। फिर है राइट टू होमस्टेड एक्ट, कि होमस्टेड एक्ट क्या था, जिन लोगों के पास खुद का घर नहीं है, कि जो गरीब है ना गांवों में शहरों में जहां भी, जिनको आवास योजना के अंतर्गत घर मिले थे या खेती के लिए जमीन मिली थी, उनके लिए ये एक्ट बनाया गया था। वास भूमि होमस्टेड एक्ट बनाया जाएगा जिसके अंतर्गत उन्हें घर बनाने के लिए जमीन दी जाएगी। ये बीजेपी ने लागू की है, ये अपने मैनिफेस्टो में उन्होंने भी ये कहा था और इस चीज को लागू किया। नेक्स्ट है मिनिमम इनकम प्लान। मिनिमम इनकम प्लान की बात कांग्रेस ने क्या कही थी कि मिनिमम इनकम प्लान में है कि न्यूनतम मिनिमम सालाना सैलरी का 71,000 जिसकी सैलरी है उसको उस डाटे में, उस आंकड़े में रखा जाएगा। इसके तहत इंडिया में जो पॉवर्टी की जो लाइन है उसके अंतर्गत लोगों को सीधे उसके अकाउंट में पैसे मिलेंगे जिससे कि गरीबी रेखा नीचे आ सके। नेक्स्ट फिर रेलवेज और नेशनल हाईवेज को लेके कांग्रेस ने कही थी कि जो पूर्वोत्तर राज्य, पूर्वोत्तर में रेल या सड़क मार्ग बड़ा दुर्लभ है, ईस्ट जो स्टेट्स हैं जो 7 सिस्टर्स जो बोला जाता है, वहां पर इन सुविधाओं को अच्छा किया जाएगा। फिर बात की गई हेल्थ फैसिलिटीज को लेके। हेल्थ फैसिलिटीज में ज्यादा जोर कांग्रेस ने कहा हमारा रहेगा प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस पे ना होके पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस पे फोकस होगा, कि प्राइवेट हॉस्पिटल ना खोल के सरकारी अस्पतालों में ही सारी सुविधाएं प्रदान की जाए। नेक्स्ट आता है रिजर्वेशन फॉर वुमेन, कि लोकसभा और राज्य विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंट की जाएगी और इसी तरह से जो वुमेन कमीशन है या नेशनल माइनॉरिटी कमीशन जो है जिन्हें संवैधानिक प्रोविजन के अंतर्गत मान्यता दी गई है उन्हें और शक्तियां प्रदान की जाए। नेक्स्ट बात करता है ऑटोनॉमी ऑफ रिजर्व बैंक, कि रिजर्व बैंक ऑटोनॉमी मतलब रिजर्व बैंक स्वायत्त है, उस पर सरकार का नियंत्रण नहीं होगा क्योंकि हमारी सारी की सारी फाइनेंशियल वैल्यू, कि इंडिया का बैंक बैलेंस या फाइनेंशियल वैल्यू क्या है वो रिजर्व बैंक पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट फिर बात की थी कांग्रेस ने अपनी मैनिफेस्टो या अपनी पॉलिसीज में एजुकेशन को लेके, कि नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत जीडीपी का, जीडीपी मीन्स इंडिया की जो एनुअल इनकम ग्रोथ रेट जो है उस जीडीपी का 6%, कि जितना भी ग्रोथ रेट, जितना भी इनकम सेविंग जो भी बजट बनता है कैलकुलेट करने के बाद उसका 6% एजुकेशन पे एक्सपेंड किया जाएगा, जिसके अंतर्गत यूनिवर्सिटी, कॉलेज, आईटीआई, ये सारी नई नई आईटीआई खोली जाएंगी। पहले से जो यूनिवर्सिटीज हैं उनको और ज्यादा सुविधाएं, फंड प्रोवाइड किया जाए। फिर जीएसटी 2.0,
तो जीएसटी बीजेपी ने इंप्लीमेंट कर दी थी 2014 में जब उनकी सरकार आई। ये 19 का मैनिफेस्टो है, 19 के इलेक्शन के दौरान कांग्रेस ने जो मैनिफेस्टो पब्लिश किया था उसमें उन्होंने कहा जीएसटी 2.0 लेके आएंगे। इससे क्या होगा, जो कंपलसरी मतलब हमारी जीवन रक्षक दवाएं हैं या फिर खाने की जो चीजें हैं उन पे जो टैक्स लगता है उस टैक्स को कम किया जाएगा, और सारी चीजों पे एक इक्विवेलेंट की स्टेट वाइज टैक्स में भी डिफर होता है ना, इसी वजह से स्टेट वाइज पेट्रोल या दूसरी चीजों के रेट में भी डिफर होता है, उस डिफरेंस को खत्म करने की बात की। नेक्स्ट, रिजर्वेशन फॉर एससी एसटी ओबीसी की, इनके रिजर्वेशन को जो 2020 में खत्म हो रहा था उसको इंक्रीज किया जाएगा, और ये काम बीजेपी ने भी किया है कि जो 2020 में रिजर्वेशन खत्म हो रहा था उसको एक्सटेंड करके 2030 तक कर दिया है। नेक्स्ट है मीडिया, कि मीडिया को फ्री और इंडिपेंडेंट किया जाएगा। गवर्नमेंट एक एक्ट पारित करेगी, कांग्रेस प्रेस काउंसिलिंग ऑफ इंडिया एक्ट 1978 के अंतर्गत मीडिया को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया जाएगा। नेक्स्ट बात की है सिक्योरिटी की, और सिक्योरिटी में हमारे इंटरनल इश्यूज और एक्सटर्नल इश्यूज दोनों को निहित किया है कि सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट कहा गया है इलेक्शन रिफॉर्म, कि इलेक्शन में ट्रांसपेरेंसी होगी, इलेक्शन कमीशन के लिए अलग से फंड होगा, पॉलिटिकल पार्टीज को भी इलेक्शन के दौरान उसी निर्धारित फंड के अंतर्गत ही खर्च किया जा सकता है। नेक्स्ट, कांग्रेस ने कहा सिक्योरिटी ऑफ माइनॉरिटीज, की माइनॉरिटी के जो लोग हैं उनके लिए संविधान ने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने जो रक्षा का वचन दिया है, कि उनकी सेफ्टी का जो वचन दिया है उसको निभाया जाएगा, उनके लिए रोजगार एम्प्लॉयमेंट का प्रबंध किया जाएगा, उनकी रिलीजियस फ्रीडम का, इक्वालिटी का आदर किया जाएगा। फिर आता है अर्बेनाइजेशन। अर्बेनाइजेशन है कि अर्बेनाइजेशन की पॉलिसी के अंतर्गत एक पॉलिसीज बनाई जाएंगी कि बिल्कुल अरेंजमेंट ठीक हो, जैसे शहर में नई नई कॉलोनियां कटती रहती है ना, शहर से बाहर सेक्टर बनते रहते हैं, पहले शहरों की सीमाएं बड़ी छोटी थी, अब इतने बड़े बड़े होते जा रहे हैं, उससे ग्लोबल वार्मिंग या पॉल्यूशन जो बढ़ रहा है उस पे भी नियंत्रण रखा जाएगा। और लास्ट इसने अपनी मैनिफेस्टो में कही है स्पेशल स्टेटस फॉर ईस्ट स्टेट, जो ईस्ट की स्टेट है ना, मोस्टली 7 सिस्टर्स, जो असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ये 7 सिस्टर्स जो है, उन 7 सिस्टर्स में एंट्री के लिए एक इनर लाइन परमिट पॉलिसी है। इनर लाइन परमिट पॉलिसी क्या है, जैसे आप असम जाना चाहते हो तो असम जाने से पहले आपको वहां की जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके ऑफिस में एक एप्लीकेशन प्रोवाइड करनी पड़ती है कि मैं एज ए टूरिस्ट, जैसे हम दूसरे देश में जाने के लिए हमें वीजा चाहिए होता है ना, वीजा के लिए एप्लीकेशन डालते हैं, ऑफिस में जाते हैं, फॉरेन मिनिस्ट्री के ऑफिस में जाते हैं, वहां हम अपने रीजन शो करते हैं, किस लिए, एजुकेशन वीजा चाहिए तुम्हें, टूरिस्ट वीजा चाहिए, या फिर एम्प्लॉयमेंट वीजा चाहिए, वो वीजा की जो कैटेगरीज होते हैं। उसी तरह से इन 7 सिस्टर्स में एंट्री करने के लिए आप किस पर्पज से जा रहे हो, तो यहाँ एक इनर लाइन परमिट पॉलिसी इंप्लीमेंट है, उस पॉलिसी के तहत आपको यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होती है, क्योंकि ये विशेष राज्यों का दर्जा प्राप्त है इन पूर्वोत्तर राज्यों को, क्योंकि यहाँ की इकोनॉमी भी, यहाँ का एटमॉस्फेयर भी, मतलब इंडिया को एक अलग सा पार्ट डिनोट करता है। तो यही बात कांग्रेस ने कही थी, और इसीलिए इन राज्यों में रेल मार्ग या सड़क मार्ग की सुविधाएं देने की बात की थी, यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात की थी, या फिर इनका जो इनर लाइन परमिट का कई बार इश्यू उठता है कि इसको खत्म कर दिया जाए, ये भी तो इंडिया का हिस्सा है जब आर्टिकल 370 खत्म हो गया है तो। लेकिन इनर लाइन परमिट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जैसा आर्टिकल 370 था। हम यहाँ रह भी सकते हैं, इन स्टेट में जाके जमीन भी खरीद सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, सिर्फ वो परमिशन क्या है, उससे ये स्टेट रिकॉर्ड रखती है एक तरीके से कि हमारे यहाँ शरणार्थी आ रहे हैं या किसी स्टेट से कौन आ रहा है, कि हमारी पॉपुलेशन तो इंक्रीज नहीं हो जाएगी, हमारे संसाधन, क्योंकि सीमित संसाधन है उनके पास, उनका दोहन तो नहीं होगा। उस हिसाब से इन्होंने अपनी विशेषताओं को बरकरार रखने के लिए ये पॉलिसी लागू की है। ये स्ट्रिक्ट नहीं है, ये नहीं है कि किसी को मना कर दिया जाएगा अगर वो असम घूमने जाना चाहता है, नहीं, ऐसा कभी नहीं। तो कांग्रेस ने भी अपने मैनिफेस्टो में यही कहा था कि इन ईस्ट स्टेट्स का जो स्पेशल स्टेटस है
जो इन्हें दूसरे स्टेट से अलग जो दर्जा प्रदान करता है। जैसे हम यहाँ घूमने जाएं तो हमें उस इनर लाइन परमिट के तहत परमिशन लेनी पड़ेगी, वो बरकरार रखा जाएगा और ज्यादा सुविधाएं दी जाएंगी इन स्टेट्स को, इनका टूरिज्म फील्ड में, चाहे इंडस्ट्रियलाइजेशन फील्ड में, चाहे किसी और तरीके से इनको ज्यादा विकसित किया। तो इंडियन नेशनल पार्टी में फर्स्ट पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस में, अगर किसी को कुछ समझ नहीं आया तो पूछो बेटा।